हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हमारा टॉपिक है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये एक जनरल टर्म होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए उन सारी कंडीशंस को जिसके अंदर थिकनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है आर्टेरियल वॉल्स की। बेसिकली इसके 4 पैटर्न्स होते हैं। एक होता है सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एक होता है मॉन्केबर्ग स्क्लेरोसिस जिसे मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एक होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी हमारे कितने पैटर्न हुए? 4 पैटर्न हुए। सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? फाइब्रो इलास्टोसिस इन इंटिमा एंड मीडिया एंड इलास्टिक रीडिप्लिकेशन। जब सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है इसके अंदर क्या होता है? फाइब्रोइलास्टोसिस हो जाती है इंटिमा में और मीडिया के अंदर और इलास्टिक रीडिप्लिकेशन हो जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर इन चीज़ों को। अब हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एक स्पेसिफिक फॉर्म है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की। जैसे कि अभी मैंने बताया 4 टाइप की होती है। इसमें जो होता है ये प्राइमरली कहाँ इफेक्ट करती है? इंटिमा को ऑफ लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज। यानी ये कहाँ इफेक्ट करती है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इफेक्ट करती है इंटिमा ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज। और इसका करेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैसे पहचानेंगे इसे? एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोफैटी प्लेग जिन्हें हम एथेरोमास भी कहते हैं। ठीक है। एथेरो मतलब क्या होता है? पॉरेज मतलब होता है इसका रेफरिंग टू द सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल इन द सेंटर ऑफ एथेरोमा। एथेरो का मतलब समझ में आएंगे? जस्ट लाइक एक सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल होता है जो कि सेंटर ऑफ एथेरोमा में प्रेजेंट होता है। स्क्लेरोसिस का क्या लफ्ज़ का मतलब है? स्क्लेरोसिस मतलब थिकनिंग और हार्डनिंग रेफरिंग टू द कनेक्टिव टिश्यू इन द प्लेग। अभी एक डायग्राम दिया है, इसके अंदर ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका मीडिया को दिखाया गया है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया को। रेड वाला पोर्शन जो है वो एंडोथेलियम है, उसके आगे देखिए सब एंडोथेलियम है और इसके अंदर इंटरनल इलास्टिक लेमाइना को दिखाया गया है और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना को दिखाया गया है। ये एक डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस को। ठीक है। नेक्स्ट एक और डायग्राम है अगली स्लाइड के अंदर, फिर हम वो देखते हैं। नॉर्मली जब हमारी आर्टरीज होती हैं तो वो इस तरीके की होती हैं जैसे कि इस डायग्राम में देखा गया है। जो ओपनिंग है वो बिल्कुल ओपन है, ये बीच में इंटिमा है, फिर उसके बाद मीडिया है, फिर एडवेंटिशिया है। लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है तो इसके अंदर क्या हो जाता है? पॉलीफ्रेशन हो जाता है इंटिमल कनेक्टिव टिश्यू का। जैसे कि जो बीच वाली ओपनिंग थी उसमें 2 पार्ट हो गए और लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और टिश्यू का ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे कि अभी आपको शुरू में भी बताया गया था। अब हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए। तो इसके लिए कुछ मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ माइनर रिस्क फैक्टर होते हैं। तो मेजर रिस्क फैक्टर के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर हैं, सबसे पहला आता है एज में भी जो 40 से 60 साल के लोग होते हैं। सेक्स में मेल जो होते हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन फीमेल। जेनेटिक फैक्टर की अगर बात करें तो हेरिडिटरी जेनेटिक डिरेंजमेंट ऑफ लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर है। अगर मेजर एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो इसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, दीज आर मेजर एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर। तो हमने बात करी अभी मेजर रिस्क फैक्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर जो जो हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है माइनर रिस्क फैक्टर। अभी तो हमने मेजर की बात करी, माइनर में क्या क्या चीज़ आती है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंक्रीज इन द डेवलपमेंट, डेवलप जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर देखा गया है। उसके बाद एबिसिटी है, हार्मोन है, हार्मोन के अंदर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, यूज़ ऑफ एक्सोजिनस हार्मोन या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिजिकल इनएक्टिविटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रेसफुल लाइफ, टाइप ए बिहेवियर, इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन अगर कैलामाइडिया निमोनिया से, हर्पीस वायरस से या फिर साइटोमेगेलो वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर होमोसिस्टिन्यूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रोथ्रोम्बोटिक फैक्टर्स हैं या फिर एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन है। ये सारे जो पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, बट दीज आर माइनर रिस्क फैक्टर। हमने 2 तरीके के फैक्टर पढ़े, मेजर रिस्क फैक्टर एंड माइनर रिस्क फैक्टर।
इसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, यानी कि पैथोजेनेसिस क्या होती है इसके अंदर, यानी इंजरी के बाद क्या होता है पैथोजेनेसिस के अंदर। इसके अंदर 5 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी, फिर क्या होगा इंटिमल स्मूथ मसल सेल का पॉलिफरेशन होता है, फिर रोल ऑफ ब्लड मोनोसाइट का क्या रोल है, फिर हाइपरलिपिडेमिया का क्या रोल है, फिर थ्रोम्बोसिस का। यानी इसके अंदर हुए हमारे 5 पॉइंट। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी, फिर स्मूथ सेल मसल पॉलिफरेशन, मोनोसाइट, हाइपरलिपिडेमिया, नेक्स्ट थ्रोम्बोसिस। फिर इसके अंदर एक डायग्राम है, आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये किसी एथ्रोमेटस प्लेग का, जो शो कर रहा है आउटर कैप कंटेनिंग जिसके अंदर कोलेजन है, देख के आप देख सकते हैं। स्मूथ मसल सेल्स हैं और इनर कोर जो है उसके अंदर फोम सेल्स हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कोलेजन आउटर कैप में दिख रहा है, स्मूथ मसल सेल दिख रहे हैं, अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है और फोम सेल्स हैं। फिर उसके बाद पहला पॉइंट क्या था हमारा एंडोथेलियल इंजरी पैथोजेनेसिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था पॉलिफ्रेशन वाला, इंटिमल स्मूथ मसल सेल पॉलिफ्रेशन। इसमें क्या होता है जब एंडोथेलियल इंजरी होती है इससे क्या होता है एडहेरेंस होता है, एग्रीगेशन होता है और प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है, जहाँ पे आपके सब एंडोथेलियल सेल कनेक्टिव टिश्यू जो है एक्सपोज हुए। पॉलिफ्रेशन ऑफ एंडोथेलियल इंटिमल स्मूथ मसल की वजह से क्या होता है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स आर स्टिमुलेटेड बाय द वेरियस साइटोकाइन, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है। ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये रिलीज होते हैं साइटोकाइन से फ्रॉम इन्वेडिंग मोनोसाइट, जब मोनोसाइट मैक्रोफेजेस इन्वेट करते हैं बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट एट द साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी। ये तो बात हुई हमारी इंटिमल स्मूथ मसल सेल पॉलिफरेशन, यानी जैसे ही इंजरी हुई वहाँ पे क्या हुआ प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन हुआ, उसके बाद साइटोकाइंस आए, वो आके एक्टिवेट हो जाते हैं प्लेटलेट, एक्टिवेटेड प्लेटलेट एट द साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी। उसके बाद ये जो इंटरल्यूकिन 1 है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हैं, ये क्या करते हैं इनकी वजह से कुछ ग्रोथ फैक्टर बनते हैं। कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर बनते हैं, जैसे कि प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, और इसके अलावा क्या होता है पॉलिफ्रेशन इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एंडोथेलिन रिलीज फ्रॉम द इंजर्ड एंडोथेलियल सेल। अब बात करेंगे हम एंडोथेलियल इंजरी की। जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, और एडहेरेंस होता है, जैसे कि अभी बताया एग्रीगेशन होता है, एंड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है। जब प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन होता है तो फिर उसके बाद मैंने बताया था साइटोकाइंस भी रिलीज होते हैं दोनों के रिजल्ट में, इन्फ्लेमेशन ट्री सेल्स की वजह से और एग्रीगेशन एंड प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन की वजह से। साइटोकाइन में भी कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। कौन कौन से, जैसे कि इनके रिजल्ट में क्या होता है कुछ ग्रोथ फैक्टर बनते हैं, जैसे PDGF बनता है, या फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जिससे क्या होता है पॉलिफ्रेशन माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स का, एंड ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर की वजह से कोलेजन सिंथेसिस बाय द स्मूथ मसल सेल, इनकी वजह से क्या होता है इंटिमल स्मूथ मसल सेल का पॉलिफ्रेशन होता है। इस तरीके से क्या होता है एंडोथेलियल इंजरी वर्कआउट करती है। ये तो हो गई हमारा एक चार्ट जिससे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बात करनी है एंडोथेलियल इंजरी की। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा रोल ऑफ मोनोसाइट। प्लाज्मा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं जब उनकी एंट्री होती है इनटू द एंटिमा अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडाइज जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिफ्रेट होते हैं, एक्टिवेट करते हैं मोनोसाइट को, एंड इट इज़ रेडियली टेकन अप बाय द स्कैवेंजर रिसेप्टर on the monocyte to transform into a lipid laden formed cell. Okay. फिर for endothelium oxidized low density lipoprotein is cytotoxic. क्या हुआ रोल ऑफ मोनोसाइट, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जब वो एंटर करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब जो ऑक्सीडाइज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इनका पॉलिफ्रेशन होगा, एक्टिवेट मोनोसाइट एंड इज रेडियली टेकन बाय द स्कैवेंजर रिसेप्टर ऑन द मोनोसाइट, किससे क्या होगा फोम सेल बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो है तो एंडोथेलिन से ऑक्सीडाइज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होंगे वो कैसे होंगे साइटोटॉक्सिक होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि रोल ऑफ क्या है हाइपरलिपिडेमिया का। रोल ऑफ हाइपरलिपिडेमिया में क्रोनिक हाइपरलिपिडेमिया इज इन इटसेल्फ मे इनिशिएट एंडोथेलियल इंजरी एंड डिसफंक्शन बाय कॉजिंग इंक्रीज परमेबिलिटी, और इंक्रीज सीरम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करते हैं फॉर्मेशन कराते हैं फोम सेल का, वाइल हाई सीरम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करते हैं ये एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट होता है। सबसे पहले अगर क्रोनिक हाइपरलिपिडेमिया है तो ये क्या करता है इनिशिएट करता है एंडोथेलियल इंजरी को और डिसफंक्शन करता है कैसे बाय कॉज करके इंक्रीजिंग परमेबिलिटी। इसके अलावा
जो इंक्रीज सीरम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या बहुत ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो फॉर्म सेल बनवाते हैं, जबकि हाई सीरम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो क्या होते हैं, एंटी एथेरोजेनिक होते हैं इफेक्ट उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस एंडोथेलियल इंजरी एक्सपोज करता है सब एंडोथेलियल सेल को, जैसे कि अभी शुरुआत में ही बताया था, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू को, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है एट द साइट जहाँ पे इंजरी हुई है, बिसाइड पॉलिफ्रेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कुछ माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है विच टुगेदर फॉर्म foam cell is incorporated into erythematous plaque. Lesion enlarged by the attracting fibrin and blood cell causing thrombus formation which become a part of erythematous plaque. ये हुई हमारी बात आपसे थ्रोम्बोसिस की। क्या हुआ, हल्का सा वहाँ पे माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, साथ ही साथ फोम सेल मिल जाते हैं जो कि एक एथेरोमेटस प्लेग बना देते हैं। लीजन जो होता है इनलार्ज कर जाता है, कैसे, बाय अट्रैक्टिंग फिब्रिन एंड ब्लड सेल कॉज करते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन विच बिकम अ पार्ट ऑफ एथेरोमेटस प्लेग। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फोलॉजिक फीचर। इसमें क्या देखने को मिलता है, फैटी स्ट्रीक मिलते हैं, एथेरोमेटस प्लेग या फिर फाइब्रस प्लेग्स देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्लेग्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखने जैसे कि डायग्राम में फैटी स्ट्रिक्स दिखाए गए हैं, क्रॉस सेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाए गए, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। चलो जी, अब आ जाते हैं, बात करते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। नॉर्मली जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वाले डायग्राम के अंदर, ये इंटिमा भी दिख रही है, मीडिया भी दिख रही है, एडवेंटिशिया भी दिख रही है, फैटी स्ट्रीक बनते हैं तो क्या है, जैसे कि इसमें दिख रहा है इंटरसेलुलर लिपिड फॉर्मेशन हुआ, फोम सेल बनने लगे। अब जब फाइब्रस प्लेग बना तो इसके अंदर क्या हुआ, लिपिड कोर आ गया, ऊपर एक कैपिंग होने लगी, जो कि आपको शुरू में भी एक डायग्राम में दिखाया गया था। फाइब्रस कैप बन गया जिसके अंदर कोलेजन फाइबर आ गए हैं, ग्राउंड सब्सटेंस आ गया। नोट फोर्थ वन, जिसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड लीजन दिखाए गए, तो उसमें देखिए हेमरेज भी दिख रहा है आपको, स्मूथ मसल फाइबर दिख रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, जैसे थ्रोम्बोसिस हो रही है और अल्सरेशन हो रहा है, कैल्सिफिकेशन साइड में दिख रहा है। तो ये एक प्रोग्रेशन दिखाया गया है एथेरोस्क्लेरोसिस। फैटी स्ट्रीक क्या होते हैं, ये फ्लैट और स्लाइटली एलिवेटेड येलोइश लीजन होते हैं, अभी जैसे कि पीछे डायग्राम में भी बताया था, आपको दिखाया था। कंपोज्ड ऑफ, ये किससे बने होते हैं, फोम सेल से, लिपिड कंटेनिंग स्मूथ मसल सेल एंड फ्यू लिम्फोसाइट। याद रखना है आपको, फैटी स्ट्रीक किस किस से बने होते हैं, फोम सेल से, लिपिड से, और कुछ लिम्फोसाइट भी इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। इसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं, कौन कौन से, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, टी सेल्स होते हैं, और इसके अंदर कोलेजन होता है, इलास्टिक फाइब्रिन होता है, फाइबर्स होते हैं, और प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड भी मौजूद होता है। जिससे कि अभी मैंने डायग्राम में भी बताया था, इसके अंदर एक सुपरफिशियल फाइब्रस कैप होता है जो बना होता है स्मूथ मसल सेल से एंड रिलेटिवली डेंस कोलेजन से। बीनीथ एंड to the side of the cap is a more cellular area containing T cells, macrophages and smooth muscle cells. Deep to the fibrous cap एक necrotic core होता है जिसमें लिपिड होता है, डेड सेल होते हैं, फोम सेल होता है, और फिब्रिन होता है। पेरिफ्री जो होती है लीजन की, वो शो करती है न्यू वैस्कुलराइजेशन। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको, एक फाइब्रस कैप होता है, सेलुलर एरिया होता है, डीप फाइब्रस कैप के नीचे एक नेक्रोटिक एरिया भी होता है, और पेरिफ्री जो होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन शो कर रहा होता है। फिर आता है कॉम्प्लिकेटेड प्लेग। वेरियस पैथोलॉजिक चेंजेस दैट अकर इन द फुली डेवलप्ड प्लेग आर कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं जब पूरा प्लेग बन जाता है उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्लेग। दीज चेंजेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, अल्सरेशन होता है, थ्रोम्बोसिस होती है, हेमरेज है, एन्यूरोमल डायलेटेशन होता है। ये होते हैं सारे चेंजेस जो एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेग के अंदर होते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है, इसके अंदर आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, तो स्लोली ल्यूमिनल नैरोइंग होती है जिसकी वजह से इस्चीमिया एट्रोफी डेवलप होती है। अगर सडनली ल्यूमिनल अक्लूजन होगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। प्रोपोगेशन ऑफ प्लेग बाय द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बाई एंड एम्बोलाई, फॉर्मेशन ऑफ एन्यूरिज्मल डायलेटेशन एंड रप्चर। सो क्या क्या हुआ, अगर स्लोली डेवलप हो रहा है तो इस्चीमिया एट्रोफी होगी, सडनली अगर अक्लूजन हो रहा है तो इन्फेक्शन होगा। प्रोपोगेशन हो रहा है प्लेग का तो इसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर थ्रोम्बाई बन रहा है या फिर एम्बोलाई बन रहा है, या फिर फॉर्मेशन होगा एन्यूरिज्मल डायलेटेशन और उसका रप्चर होगा। सो इन दिस वे आज मैंने आपसे कवर किया टॉपिक एथेरोस्क्लेरोसिस।
तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।